कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपको इस वीडियो में पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका 75 नंबर करेगा और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं बेसिक सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप ठीक है निर्देश पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए सही प्रश्न है, ठीक है, हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप चलिए जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपका था प्रशांत महासागर, और बात आपका हिंद महासागर, और साथ आपका अरब सागर, और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दक्षिण, ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। ठीक है, और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर, ठीक है, जरूर कर लीजिए, क्योंकि ठीक है यहाँ पर पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है गोदावरी, और बात आपका कावेरी, और साथ आपका कृष्णा, और दाता आपका बेनगंगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कावेरी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो आपका आता 1780 ईस्वी, बात है ठीक है 1890 ईस्वी, और सात 1789 ईस्वी, और दाता 1960 ईस्वी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1789 ईस्वी। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो आपका आता है हालमार्क साख्त, और बात आपका विलियम कैंसर, और साथ आपका जॉन एबर्ट, और दाता हिडेनबर्ग। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, हालमार्क साख्त। हालमार्क साख्त आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो आपका आता धनबल, और बात आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और साथ आपका अशिक्षा, और दाता आपका निरंकुशता। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ठीक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब आपका यहाँ पर आता है ठीक है छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो आपका आता है यंत्र, और बात आपका कंप्यूटर, और साथ आपका भूमि, और दाता उपयोग सभी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो जो आपका यंत्र है, यंत्र भी स्थायी पूंजी है, और साथ ही आपका कंप्यूटर भी स्थायी पूंजी है। ठीक है, और भूमि भी आपका स्थायी पूंजी में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो पहला था भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है, तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका 32 लाख। ठीक है, आपका जो आंसर है वो हमें यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 32,87,000 ठीक है 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपका दूसरा आता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना डोडो कहलाता है, तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ठीक है प्रवास कहलाता है। प्रवास आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रवास। ठीक है, प्रवास आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब तीसरा आता है डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ठीक है आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है आप यहाँ पर देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और आपका यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। फिर आपका आता चौथा भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल डोड होता है, तो भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपको पता ही होगा इतना। अब पाँचवा आता भारत में वोट डालने की उम्र डॉट है, तो यह भी आपको पता होगा भारत में वोट डालने की जो उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होती है।
ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली 6 माह तक लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डॉट डॉट प्रदान करता है। तो यहाँ पर लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका चुनाव आयोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए चुनाव आयोग। ठीक है, इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर की रहेंगे सत्य असत्य। तो पहला था भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो पहला आपका रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रूस में सामूहिक खेती को कोल कोच कहा जाता है। तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, जो आपका दूसरा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो तीसरा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और साथ ही लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष ठीक है 5 वर्ष बाद होते हैं। तो आपका यह भी बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता क्षमा उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आवा में दी गई सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। ठीक है, तो पहले आती है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को आपको मैच करना किससे? प्राकृतिक संसाधन आपकी हो जाएगी, ठीक है, भूमि से मैच करना है। फिर जो दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज। तो इसको आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है, मैच करना है। फिर जो आपके आते हैं मत्स्य पालन। तो इसको आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करना है चौथी। और 5वीं आती है डूमा। तो इसको आपको रूस की संसद से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है गेस्टापो। तो इसको आपको गुप्तचर सेवा से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर रहने वाला है। तो स्टूडेंट आपको जो पहले वाले का आंसर रहेगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पहले वाले का आंसर कमेंट करना है, यानी किस प्रणाली से होता है। ठीक है, यानी जो चुनाव है वो किस प्रणाली से होता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी को कमेंट में आंसर देना है। अब दूसरा आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा महानदी। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, गंगा नदी की प्रमुख शाख नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की जो प्रमुख शाख नदी है वो आपकी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ठीक है, आप यहाँ पर याद कर लीजिए, लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, गंगा नदी की जो प्रमुख शाख नदियों के नाम है वो है आपकी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ठीक है, अब चौथा आता भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। फिर जो आपका आता है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर 1917 की रूसी क्रांति को, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका जो 6वां था पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन कुएँ हैं। ठीक है, कुएँ आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, एक शब्द वाक्य मतलब वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दमन और दीव। फिर आपका लक्षद्वीप, पांडुचेरी और, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर नाम ठीक है, इन नामों को याद कर लेना अच्छे से। फिर इसका जो अथवा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम रहेंगे वो रहेंगे आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ये आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, भारत को विश्व में आर्यभट्ट, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और भारत इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 7वें का अथवा अव्यय तंत्र से क्या आशा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अपवाह तंत्र से क्या आशा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी नदी और उसकी शाख धाराओं से मिलकर बने जल प्रवाह की व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। यह एक तरह का जल तंत्र होता है जिससे नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल को एक दिशा में बहने का रास्ता बनाती हैं। अपवाह तंत्र को प्रवाह प्रणाली भी कहा जाता है। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 8वां प्रश्न, ठीक है। भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो आपको 2 झीलों के नाम बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, आप यहाँ पर थे वेम्बनाड जो कि आपकी केरल में स्थित है और चिल्का जो कि आपकी उड़ीसा में है। तो आपको दोनों झीलों के नाम याद कर लेना, ठीक है। 4 झील दी गई हैं और ठीक है राज्यों के नाम भी दिए हैं जिस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ से आपको 2 झील के नामों को याद कर लेना, साथ ही और राज्य भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए जो इसका अथवा आता है, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए जो ये रहे, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। ये आपका हो जाता आंसर। फिर आपका आता है, ठीक है, 9वां प्रश्न आता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। ए है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन आता है, मौसम और जलवायु में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां प्रश्न आता है, ठीक है, आतंक का राज्य किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आतंक राज्य या ठीक है। आप यहाँ पर टेरियोर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य ठीक है, आप यहाँ पर समर्थित हिंसा का चरम काल था। इस तरह से पूरा आपको 1994 के बीच चला था, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 10वें का अथवा देख लेते हैं, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो 10वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 18वीं सदी में फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, समाज 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। पादरी वर्ग, ठीक है, जो कि आपका पहला वर्ग होता है, और कुलीन वर्ग दूसरा वर्ग, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था, यहाँ तक याद कर लेना। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसमें आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है। तो जो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। आपका 10वें का अथवा का आंसर करा दिया। अब 11वां क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास पूंजी के मालिकों, पूंजीपतियों और श्रमिकों, सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला। जैसे जैसे धन कुछ पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होता गया, उन्होंने सोचा एक असंतुष्ट सर्वहारा वर्ग की संख्या बढ़ती जाएगी। इस तरह से पूरा आपको निर्माण होगा, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो जो आपका आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय इंटरनेशनल समाजवादी पार्टियों और, ठीक है, ट्रेड यूनियनों का एक संघ था। इसकी स्थापना साल 1889 में पेरिस में एक सम्मेलन में हुई थी। यह संघ 19वीं सदी की आखिरी दशक से लेकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक यूरोपीय श्रमिक आंदोलन की विचारधारा, नीति और तरीकों को प्रभावित करता रहा। यह आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन आता है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर अगर लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें शासन करने का अधिकार बहुसंख्यक आबादी द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपनी मर्जी से, ठीक है, विधायिका चुन सकती है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया। फिर आपका आता संविधान सभा क्या है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा भारत के संविधान को बनाने के लिए बनवाई गई एक विशेष संस्था थी। संविधान सभा के जरिए ही भारत में आत्मनिर्णय की अवधारणा को लागू किया जा सकता था, ठीक है। इस तरह से आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 13वां क्वेश्चन आता, पंथ निरपेक्ष क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य भी पंथ या धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान मानेगा। तो इस तरह से आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वें का अथवा दिया गया, ठीक है, आम चुनाव क्या है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल से अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। तो इस तरह से आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, और ठीक है, और आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यशील पूंजी एक महत्वपूर्ण वित्त स्रोत है जिसे संगठन के दैनिक व्ययों या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको आवश्यकता पूर्ति करती है, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 14वें जो अथवा दिया गया पालमपुर गाँव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा 14वें का अथवा का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 14वें का अथवा का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो रबी और खरीफ फसल में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए, ये रही आपके रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर। ठीक है, यह ऋतु मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इन फसलों के पकने में ठीक है कम समय लगता है और इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, 3 अंतर दिए गए तो 2 अंतर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा रह गया है, वो आप यहाँ पर देखते हैं, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव संसाधन अधिक मूल्यवान है क्योंकि वे मशीनों की तुलना में कंपनी के लिए अधिक काम करते हैं। वे निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं का पता लगा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है 16वां प्रश्न, संसाधनों के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका व्यक्तियों के काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और वे पहले की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको यहाँ फ़ायदेमंद बन जाते हैं, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपका 16वें का अथवा आता है, मतदाता सूची क्या होती है लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर। तो पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 17वां, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर। ये आपके 3 राज्य दिए गए हैं जो कि सबसे गरीब सबसे गरीब राज्य हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने कोई 3 लाभ लिखिए। फिर आपका वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। और वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां आता है, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा आता भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। फिर 22वां प्रश्न आता है 23वां। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का आप यहाँ PDF, ठीक है, पेपर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।